हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारे शीयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हमने पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन करी थी एंड में, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c इंटू tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2। उस इक्वेशन पे दोबारा जाएंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ जिस्ट देना चाहता हूँ कि अलग अलग तरह के सॉइल अपनी शीयर स्ट्रेंथ किस किस तरीके से डिराइव करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले इन जनरल हेडिंग देता हूँ सॉइल्स। ठीक है, सॉइल जैसे कि आपको पता है दो तरीके के होते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स, फर्स्ट इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स, और सेकंड तरीके के होते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। अब जो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स हैं, इसमें क्या आते हैं आपको पता है, ग्रेवल और सैंड। फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में आते हैं सिल्ट और क्ले। जो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स हैं, इसमें भी मैं शीयर स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्लासिफाई करना हो तो दो तरीके से सॉइल को आगे डिवाइड करूंगा। आपको किस तरीके से, फर्स्ट इज लूज सॉइल और लूज सैंड, राइट। सेकंड इज ग्रेवल नहीं, डेंस, लूज और डेंस। लूज में लूज सैंड आ जाएगी, और ग्रेवल भी जनरली लूज पैक्ड ही होते हैं, डेंस भी हो सकते हैं बट जनरल बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और डेंस पैकिंग में आपको पता ही है, ठीक है, कि जो डेंसली पैक्ड हो। लूज में कौन से आएंगे, जिनके डेंसिटी इंडेक्स ID जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो कम हो। ठीक है, दोज विल कम इन द कैटेगरी ऑफ लूज। और डेंस में आएंगे जिनका डेंसिटी इंडेक्स ID ज़्यादा हो, राइट। ID हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ID इक्वल टू Emax माइनस C डिवाइड बाई Emax माइनस C मिनिमम इंटू 100%। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो लूज और डेंस, इन दो कैटेगरीज में मैं अपने सॉइल को डिवाइड कर सकता हूँ। अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू शीयर स्ट्रेंथ, कैसे अपने डिराइव करते हैं ये सॉइल्स, अगर उसके बेसिस पे मैंने अपने सॉइल को डिवाइड करना हो तो। ठीक है, लूज एंड डेंस। जो ये लूज सॉइल्स होते हैं, दीज जो इनकी शीयर स्ट्रेंथ होती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्लाइडिंग और रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इनकी जो शीयर स्ट्रेंथ डिराइव होती है, शीयर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ठीक है, शीयर स्ट्रेंथ ऑफ दीज सॉइल्स, किसकी, लूज सॉइल की बात कर रहा हूँ मैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्लाइडिंग और रोलिंग रेजिस्टेंस, स्लाइडिंग और रोलिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, उससे इनकी जो शीयर स्ट्रेंथ है वो डिराइव होती है। स्लाइडिंग और रोलिंग रेजिस्टेंस मतलब जैसे मान लीजिए बॉल्स हैं, ठीक है, एक लेयर मैं बॉल्स के नीचे बिछा दूं, उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछा दूं, उसके ऊपर फिर और एक लेयर बिछाई हो। ठीक है, तो ये जो बॉल्स है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, उस इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो इस स्लाइड की टेंडेंसी को रोकेगी। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्लाइडिंग और रोलिंग रेजिस्टेंस, उससे इनकी शीयर स्ट्रेंथ डिराइव होती है। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसलिए जो इनकी शीयर स्ट्रेंथ है, इसलिए इनकी शीयर स्ट्रेंथ, लेस शीयर स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व्ड इन दीज टाइप ऑफ सॉइल्स। ठीक है, जो ये डेंस सॉइल्स होते हैं, डेंस सॉइल्स में स्लाइडिंग और रोलिंग रेजिस्टेंस ये तो होती ही है। जो हमने यहाँ पर बात करी थी, स्लाइडिंग और रोलिंग रेजिस्टेंस, जो हमने लूज सॉइल्स के केस में बात करी, वो तो डेंस सॉइल्स में होती ही है। ये तो होती है जो इधर होती है, पर इसमें और भी कुछ होता है, प्लस ये तो होता ही है, पर प्लस इसमें इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस भी होती है। इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस, और जो ये इंटरलॉकिंग रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से इसकी शीयर स्ट्रेंथ हाई होती है। इनमें हाई शीयर स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व्ड, high shear strength is observed in
these dense type of soils। अब ये इंटरलॉकिंग डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? इंटरलॉकिंग डिस्टेंस जैसे ये दो मेरे हाथ हैं, इनकी उंगलियों को मैं ऐसे ऐसे बंद कर लूँ तो अब इन दोनों हाथों के बीच एक इंटरलॉकिंग क्रिएट हो गई, ठीक है। इंटरलॉकिंग टाइल्स आजकल यूज़ हो रही हैं रोड बनाने के लिए, आपने देखी होंगी, राइट। इंटरलॉकिंग टाइल्स मतलब कि एक तरह से इंटरलॉकिंग हो जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग डिस्टेंस भी इन डेंस सॉइल्स में देखी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था लूज सॉइल्स का, उनमें तो बस ऐसे होते हैं कि एक बॉल की लेयर, अगर विजुअलाइज करना हो इन टर्म्स ऑफ बॉल कि ये कैसी होगी, फिर मैं आपको उसका अंदाज़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बॉल्स के बारे में सबको कुछ ना कुछ पता होता है और सभी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ना किसी ऐसे गेम में इंटरेस्ट होता है विच इज़ रिलेटेड टू बॉल, ठीक है। चाहे वो पॉपुलर स्पोर्ट हो हमारे देश की जैसे क्रिकेट, चाहे वो फुटबॉल की बात हो, चाहे वो लॉन टेनिस की बात हो, चाहे वो टेबल टेनिस की बात हो, कोई भी स्पोर्ट हो, उनमें ज़्यादातर स्पोर्ट्स में बॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर प्रचलित स्पोर्ट्स हैं हमारी। तो इसलिए बॉल्स का एग्जांपल देके आपको चीज़ें ज़्यादा से अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। आप अपने दिमाग में जो भी बॉल विजुअलाइज करना चाहो वो कर सकते हो। तो लूज का मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया था कि एक बॉल की लेयर है, उसके ऊपर ही वैसी लेयर ही जस्ट उसके ऊपर हमने एक और बॉल की रखी हुई है, उसके ऊपर एक और लेयर रखी हुई है, फिर वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रही है, तो जो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर एक फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो डिस्टेंस आ रही है वो डिस्टेंस यहाँ पे एज ए शीयर स्ट्रेंथ देखने को हमको मिलती है लूज केस में, और वो बहुत ही, उसकी वजह से जो शीयर स्ट्रेंथ आती है दैट इज़ वेरी लेस, ठीक है। जो डेंस का केस है इसमें मैंने आपको बताया कि ये तो होती है जो लूज के केस में होती है, पर इसमें जो इंटरलॉकिंग डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा होती है। इंटरलॉकिंग का मैंने आपको मतलब समझा दिया। अगर बॉल के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो एक लेयर बॉल की है, उसके ऊपर जो अगली लेयर बॉल्स की है वो इन बॉल्स जो नीचे बॉल्स हैं उनके बीच में बॉल्स की लेयर है, ठीक है ना, समझिए ना। अब जैसे ये एक बॉल की लेयर हो, ठीक है, एक बॉल की लेयर ऐसे नीचे बिछी हो, अब इसके ऊपर वाली जो लेयर हो दैट वो कुछ इस तरीके की हो कि इसके बीच में कहीं पर वो जुड़ी हो, ठीक है, इसके कहीं बीच में हो, वो जो इसके बीच में ऐसे इसके बीच में है, ठीक है, इसकी वजह से एक इंटरलॉकिंग सी क्रिएट हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इन सॉइल्स में, जिस डेंस सॉइल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, इनमें एक इंटरलॉकिंग डिस्टेंस भी होती है, ठीक है। इंटरलॉकिंग का मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया, मतलब बॉल्स के विद रिस्पेक्ट टू भी मैंने आपको मतलब समझा दिया। तो अब आपको ये भी फिर मैंने बता दिया, क्योंकि ये बहुत ही कम होती है स्लाइडिंग और रोलिंग वाली, इसलिए इनकी शीयर स्ट्रेंथ कम होती है। इंटरलॉकिंग डिस्टेंस वाली काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ओवरऑल हाई शीयर स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ डेंस सॉइल्स। तो ये तो रहा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स का एग्जाम्पल, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की क्लासिफिकेशन। रादर अगर शीयर स्ट्रेंथ कैसे डिराइव करते हैं, अगर उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करनी हो तो इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होते हैं इसमें हमने जो पैरामीटर किया था सी कोहेजन, वो 0 होता है। C इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के केस में C विल बी 0। इसको मैं सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब बात होगी फाइन ग्रेन्ड सॉइल की। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की आपको मतलब समझ आ गया। और कोहेजन का कंपोनेंट इसमें जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, हमेशा 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी है, कोई भी टेस्ट कर रहे हो, कोई भी कंडीशन है, कुछ भी है, सी कोहेजन कंपोनेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब बात आती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल की। हाँ, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे बल्किंग ऑफ सैंड का केस हम पढ़ते होते हैं, जब कंपैक्शन का चैप्टर हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि कैसे इसमें एपरेंट कोहेजन आ जाती होती है, पर फिर उसको भी हम एपरेंट कोहेजन का नाम देते होते हैं, राइट। हनीकॉम स्ट्रक्चर बन जाता होता है, उसको भी फिर हम एपरेंट कोहेजन का नाम देते होते हैं, क्योंकि वो कोहेजन एक्चुअल में नहीं है, दैट इज अ काइंड ऑफ एपरेंट, ठीक है। अगर ब्रॉडली, पर वो थोड़ा अगर ज़्यादा डीप जाने लगो तभी वो चीज़ें आती हैं। अगर पेपर में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए
कि कोर्स सॉइल में कोहेजन का कंपोनेंट होता है कि नहीं, देन यू विल से कोहेजन इज जीरो इन केस ऑफ कोर्स सॉइल्स। ठीक है, नाउ क्योंकि मेरे को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आप सही जवाब दे पाओ, राइट। तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या आंसर देना है उसका भी मुझको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ इस बात का मुझको बहुत ध्यान रखना है। नाउ फाइन ग्रेन सॉइल्स, जो ये फाइन ग्रेन सॉइल्स होते हैं इसमें जो ये मैंने आपको बताया, तो ऑफ कोर्स एक जो पहले कोर्स ग्रेन सॉइल पे मैं अब दोबारा आता हूँ, कोहेजन जैसे मैंने आपको बताया जीरो होती है, तो डेफिनेटली सिर्फ फाई का कंपोनेंट जो है दैट इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग इन दिस shear स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें लूज के केस में लेस shear स्ट्रेंथ होती है, तो इसका मतलब इसमें जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है फाई दैट इज लेस, इसमें लेस फाई होता है, और इसमें फाई जो होता है दैट इज मोर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। ठीक है, क्योंकि कोहेजन तो जीरो है तो सिर्फ फाई पे डिपेंड करती है, और ये भी मैंने आपको बताया लेस shear स्ट्रेंथ तो मतलब इसमें लेस फाई होगा, इसमें हाई shear स्ट्रेंथ तो इसमें हाई फाई होगा, राइट, मोर होगा फाई। तो इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स की जो भी स्ट्रेंथ होती है इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, सिर्फ और सिर्फ फाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर फाइन ग्रेन सॉइल की मैं बात करूं तो इनकी shear स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी ऑन कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। यहाँ पर कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में तो सिर्फ और सिर्फ फाई पे कर रही थी, पर फाइन ग्रेन सॉइल के केस में कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दोनों पर shear स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोहेजन पे shear स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाई पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना, कुछ कंडीशन ऐसे होंगी जिसमें सिर्फ कोहेजन पे डिपेंड करेगी और फाई विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फाई जीरो होगा। कुछ कंडीशन होंगी जिसमें सिर्फ फाई पे डिपेंड करेगी और कोहेजन विल बी इक्वल टू जीरो, और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी जिसमें कोहेजन और फाई दोनों पे shear स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। किसकी? फाइन ग्रेन सॉइल्स की। कोर्स ग्रेन सॉइल तो सिर्फ फाई पे। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंडीशंस होंगी ये मैंने पिछले लेक्चर के एंड में आपसे डिस्कस किया था। टाइप ऑफ टेस्ट, ड्रेनेज कंडीशंस, वाटर कंटेंट, टोटल 6 फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाए थे पिछले लेक्चर के एंड में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा उनको बोल रहे हो तो उनको पिछले लेक्चर में जाके आप रिविजिट कर सकते हो, हालांकि उनके बारे में दोबारा हम रिविजिट करेंगे प्रॉबेबली, बट स्टिल वो फैक्टर्स जो हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए। जब हम ट्रायंगल shear टेस्ट करेंगे तब वो फैक्टर्स आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, पर हम दोबारा से उन फैक्टर्स को लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए आप पिछले लेक्चर के एंड में उन फैक्टर्स को दोबारा देख सकते हो, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें। नाउ अब ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स की स्ट्रेंथ किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और फाइन ग्रेन सॉइल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमने सरफेस लेवल के ऊपर चीज़ों को देख लिया है। अब उस इक्वेशन पे हम दोबारा जाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में करी थी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर, राइट, उसको लिखते हैं, उस इक्वेशन को लिखते हैं, राइट। ऐसे दोबारा बोल के जब लिखनी है तो आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं, आपके टाइम के मुझको बहुत कदर है। नाउ मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, उसकी वजह से मैं फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करता, राइट। ये आपने मेरे लेक्चर में देखा भी होगा। हाँ, कई बार चीज़ों को डिटेल में समझाने के लिए मैं थोड़ा ज़रूर टाइम लेता हूँ, बट टाइम वेस्ट हो आपका, इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि टाइम ना वेस्ट हो। हमने वो वाली इक्वेशन करी थी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2। इस इक्वेशन पे अब हम दोबारा पहुंच चुके हैं। कोहेसिव सॉइल्स में या जो फाइन ग्रेन सॉइल्स है, फाइन ग्रेन सॉइल का दूसरा नाम कोहेसिव सॉइल भी उनको कह दिया जाता है क्योंकि उनमें जनरली कोहेजन होती है। ठीक है, वो तो जब हम डिटेल में जाते हैं तब देखते हैं कि हाँ
कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें कोहेजन पे डिपेंड नहीं करती शीयर स्ट्रेंथ, सिर्फ फाइव पे करती है। बट जनरली फाइन ग्रेन सॉइल्स को कोहेसिव सॉइल भी कह दिया जाता है और कोर्स ग्रेन सॉइल्स को ग्रैनुलर सॉइल भी कह दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग टर्मोलॉजीज हैं, उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ ताकि पेपर में ऐसी टर्मोलॉजीज आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब ये वाली जो इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन की मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैनुलर सॉइल्स के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल्स, तो आपको पता है कि इसमें अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं दैट सी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, सी की वैल्यू 0 हो तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, सिर्फ ये इक्वेशन रहेगी। राइट, अब tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, ये मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आपको याद होना चाहिए, दैट दिस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 बाई 1 माइनस साइन 5। उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिखूंगा सिग्मा 1। ये भी मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं पर सिग्मा 1 को सिग्मा 1 एफ भी लिखा जाता है और सिग्मा 3 को सिग्मा 3 एफ भी लिखा जाता है, मतलब सिग्मा 1 एट फेलियर और सिग्मा 3 एट फेलियर। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई टर्म लिखी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 को मैंने लिखा 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। ठीक है, अब इस सिग्मा 3 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 3 दिस विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ कोर्स, पर मैं अभी साइन की फॉर्म में इक्वेशन को लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सिग्मा 1 बाय सिग्मा 3 इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5, चाहे सोम हो चाहे सॉइल मैकेनिक्स हो। अगर आपने ये बात सोम में नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पर सोम के विद रिस्पेक्ट टू ये भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपको पढ़ानी चाहिए थी। अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो आप पढ़ ही रहे हो। इस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑब्लिक्विटी रिलेशन, ऑब्लिक्विटी रिलेशन। राइट, ऑब्लिक्विटी रिलेशन, इस इक्वेशन का नाम है या इस रिलेशन का नाम है ऑब्लिक्विटी रिलेशन, दैट इज सिग्मा 1 बाय सिग्मा 3 इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। मतलब फॉर दो सॉइल्स, ध्यान दीजिए, अभी हमारी जो भी डिस्कशन हुई है इसके बाद अभी जो भी हो रही है और भी थोड़ी देर जो भी डिस्कशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैनुलर सॉइल्स के विद रिस्पेक्ट टू होगी जिनमें कोहेजन 0 होती है। ठीक है, जब वो डिस्कशन खत्म होगी तब मैं अपने आप आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्या सिग्मा 1 बाय सिग्मा 3, मतलब जो प्रिंसिपल, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा 1 क्या थी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब बड़े वाली, सिग्मा 3 क्या थी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब कम वाली। मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 बाय 1 माइनस साइन 5। मतलब अगर आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पता है या एंगल ऑफ फेलियर प्लेन पता है थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2 वाला रिलेशन जो मैंने आपको पिछले क्लास में कराया था, उससे आप फाई ढूंढ लोगे। ठीक है, तो चाहे आपको फाई पता हो, चाहे आपको एंगल ऑफ द प्लेन, एंगल ऑफ दैट इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन किसे भी पता हो, अगर आपको वो एंगल पता है या आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पता है तो आप मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन दोनों की रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में ये वाला रिलेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, ये वाला रिलेशन आपके न्यूमेरिकल्स के विद रिस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ ये वाला रिलेशन करने के बाद अब इसी रिलेशन को जो हमने अभी भी करा है, इसी बात को अगर मैं मोहर सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, अभी उसको देखते हैं। तो अब अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए मोहर सर्कल बनाएं तो वो कैसा होगा, देखिए इस तरफ इसको थोड़ा सा मैं और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मुझे इस साइड भी कुछ जगह चाहिए आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इतनी जगह ही लूँगा, नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। यहाँ पर आई हैव हेयर मार्कर, सो यहाँ पर मोहर सर्कल होगा। ध्यान दीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रैनुलर सॉइल की, और ग्रैनुलर सॉइल्स में कोहेजन क्या होती है, 0। कोहेजन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी, वाई इंटरसेप्ट।
तो वाई इंटरसेप्ट इसमें क्या होगा 0। तो मतलब ओरिजिन से मेरी मोहर फेलियर एनवेलप शुरू होगी और इस मोहर सर्कल को टेंजेंशियली कट करती जाएगी, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, बनाने में थोड़ी सी मेरे से कर्वेचर हो गया, बट दिस इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर ये ऐसे फाई एंगल पे होगी, ठीक है। ये हमने मोहर फेलियर एनवेलप पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ इन डिटेल पढ़ी ही थी, राइट। दिस इज मोहर फेलियर एनवेलप। अब इसमें हमने ये बात करी थी पिछले लेक्चर में कि ये अगर मेरा एक स्ट्रेस एलिमेंट है सिग्मा 1, सिग्मा 1, सिग्मा 3, सिग्मा 3, तो कहीं पर भी, ठीक है, ये तो वैसे सोम में तो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, पर मैं यहाँ पर आपको एक जिस्ट दे दूँ कि किसी भी एंगल थीटा के ऊपर हम नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? किसी भी एंगल थीटा के ऊपर यहाँ से सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 3, सिग्मा 1 से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा जाना होगा, ठीक है। अगर फेलियर प्लेन की बात करूं तो 2 थीटा जाकर आप इधर से 2 थीटा इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको फेलियर प्लेन मिल जाएगा। अगर मैं फेलियर प्लेन की बात कर रहा हूँ, अगर किसी और प्लेन की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए वो 2 थीटा कहीं इधर हो रहा है, तो यहाँ से जो भी ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है दैट विल रिप्रेजेंट नॉर्मल स्ट्रेस, और जो भी ये वाई एक्सिस की वैल्यू है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दिस विल रिप्रेजेंट शीयर स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सॉइल की ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ना अगर मैं ऐसे नॉर्मल स्ट्रेस इसको रिप्रेजेंट कर दूँ और ऐसे इसको शीयर स्ट्रेस टाउ से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो फेलियर उस प्लेन के ऊपर होता है वेयर दिस सिग्मा आर, राइट, आई कैन रिप्रेजेंट इट विद दिस सिग्मा आर इज मोस्ट इंक्लाइंड विद नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। ये सिग्मा आर एक्चुअली दिस इज नॉट वर्टिकल, कहीं पर भी बन सकता है, राइट, डिपेंडिंग ऑन आवर कंटेक्स्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो फेलियर उस प्लेन के ऊपर होगा, दिस इज फाई इन दिस केस। तो फेलियर उस प्लेन के ऊपर होगा जहां पर ये जो एंगल है इसको यहां पर फाई लिखने की बजाय लेट मी राइट इट बीटा, ठीक है। बीटा इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। बीटा जो हमने अभी अभी देखा था ना ऑब्लिक्विटी रिलेशन, तो उसमें अगर जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी की बात करी जाए तो दैट इज दिस ऑब्लिक्विटी, ठीक है। ये जो कुछ नए नए टर्म्स हैं इससे थोड़ी देर में आप रूबरू हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीटा failure will occur on that plane on which this resultant stress sigma n और tau है ना, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सिंपल वेक्टर सम होगा इन दोनों का, सिंपल वेक्टर, राइट। वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग सिग्मा आर क्या होगा? सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, सिंपल वेक्टर एडिशन है ये तो, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस हैं, उनका वेक्टर सम देखना है हमको, राइट, सिंपल है ये तो सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का अंडर रूट। जो ये बीटा होगा दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ टाउ बाय सिग्मा एन, राइट, सिंपल वेक्टर। तो यहां से बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ टाउ बाय सिग्मा एन। तो फेलियर विल अकर ऑन दैट प्लेन ऑन विच दिस एंगल ऑन विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज मोस्ट इंक्लाइंड विद नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, उसके ऊपर फेलियर होता है, राइट। दिस इज अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आप फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, उसके अकॉर्डिंग ये होता है, राइट। आई शुड राइट दिस स्टेटमेंट, फेलियर विल अकर, कि अगर आपने नोट डाउन करनी है तो आप कर सकते हो। फेलियर विल अकर ऑन दैट प्लेन, ऑन दैट प्लेन on which resultant stress जो कि यहां पर सिग्मा आ रहा है,
resultant stress is most inclined with normal of that plane, ठीक है, विद नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन, कि इस प्लेन की ही बात हो रही है। अगर कोई और प्लेन होगा तो उसके नॉर्मल के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। मतलब जिस प्लेन की भी बात हो रही है, जिस प्लेन की भी बात हो रही है, उसके नॉर्मल से जो भी एंगल पे फेलियर हो रहा है दैट इज बीटा, ठीक है। तो फेलियर विल अकर ऑन दैट प्लेन ऑन विच दिस बीटा विल बी मैक्सिमम, मतलब बीटा मैक्स, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, अगर आपने नोट डाउन करना तो आप कर सकते हो यहां से। आई कैन रब दिस नाउ। इसी चीज को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। ये तो हमने फेलियर वाला केस लिया था ना, मान लीजिए फेलियर वाला केस हम नहीं ले रहे, इन जनरल कोई भी एक थीटा एंगल पे प्लेन ले रहे हैं, तो यहां से कौन सा एंगल होगा, वो 2 थीटा का एंगल होगा, ठीक है। सिंपली इट विल बी एंगल ऑफ 2 थीटा। मान लीजिए कहीं यहां पर है वो, ठीक है, जो 2 थीटा हमने मेजर करा वो इधर आ गया, राइट। यहां पर ये आप 100 में पढ़ते हो इन डिटेल कि कोई भी थीटा एंगल, कोई भी प्लेन जो थीटा एंगल पर हो, वो मोहर सर्कल में 2 थीटा एंगल होता है उसका विद दैट पर्टिकुलर प्लेन, ठीक है। और हर एक प्लेन, इस स्ट्रेस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, हर एक पर्टिकुलर प्लेन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला प्लेन इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला प्लेन, ये वाला इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सिग्मा 1 वाला प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सिग्मा 3 वाला प्लेन है, वर्टिकल, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हर प्लेन हर एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफाइनाइट प्लेन्स एग्जिस्ट हियर, इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन मोहर सर्कल एग्जिस्ट हियर। अब सिग्मा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो 2 थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक पॉइंट आ गया मेरा, जो कि मोहर सर्कल में आया। अब जो यहां पर बीटा था वो इधर कहां पे नजर आएगा, वो आएगा इधर नजर। लेट मी ड्रॉ इट विद दिस, वो नजर आएगा इधर। हियर दिस एंगल विल बी बीटा। वो क्यों? क्योंकि देखिए दिस इज व्हाट, सिग्मा एन। ये बीटा क्या था, tan इनवर्स ऑफ टाउ बाय सिग्मा एन, तो टाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो ये वाला प्लेन आया है, इस पर जो shear स्ट्रेस लग रही है वो किस चीज को डिनोट कर रही है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट इज डिनोटिंग टाउ, तो ये है टाउ। अगर मैं tan बीटा देखूं तो वो क्या आएगा, टाउ बाय दिस। ये कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही है, सिग्मा एन, ठीक है। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आप ऐसे नीचे वर्टिकल लाइन बनाओगे, जो भी एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग सिग्मा एन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस प्लेन, सिग्मा एन। और वाई इंटरसेप्ट जो इसका होगा, दिस विल बी टाउ। तो टैन बीटा टाउ बाय सिग्मा एन, जो कि हमको यहां से भी नजर आ रहा था, ठीक है। अब एक एक चीज मोहर सर्कल की भी इन डिटेल क्लियर हो रही है। सॉइल मैकेनिक्स के मेरे जो जो भी सब्जेक्ट ओवरलैप होते हैं ना साथ साथ में, उनको भी मैं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन उन सब्जेक्ट्स की भी हो जाती है आपकी, राइट। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पे नाउ। तो ये बीटा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब फेलियर किस प्लेन पे होगा, वेयर दिस बीटा इज बीटा मैक्स, ठीक है। एक ये प्लेन आ गया, एक ये प्लेन आ गया। यहां से भी आप देख सकते हो जो मैंने यहां पर लाइन लिखी थी ना, फेलियर विल अकर ऑन दैट प्लेन ऑन विच रिजल्टेंट स्ट्रेस इज मोस्ट इंक्लाइंड विद नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। मतलब जहां पर बीटा इज बीटा मैक्स, ठीक है, फेलियर वहां पर होगा, फेलियर विल अकर। यहां मोहर सर्कल में भी वो चीज अभी आपको दिखेगी, फेलियर विल अकर वेयर बीटा इज बीटा मैक्स, ठीक है। तो ऐसी बीटा है, ठीक है। एक ये प्लेन होगा, एक ये प्लेन होगा, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन। ये वाला जो प्लेन होगा ना, इस पर फेलियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर
बीटा बढ़ता 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 मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इधर तक, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई सॉइल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इधर देयर इज नो सॉइल, राइट, हियर देयर इज नो सॉइल, फेलियर हो जाएगा ना। तो इधर तो देयर इज नो सॉइल, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर सकता है इन अ स्टेबल कंडीशन। तो बीटा बढ़ता 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 इधर तक आ गया, तो मतलब फेलियर इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर हो रहा है। दिस इज द प्लेन जहां पर टेंजेंट है मोर फेलियर एनवेलप। दिस इज द प्लेन, फेलियर विल अकर ऑन दैट प्लेन ऑन विच बीटा इज बीटा मैक्स। बीटा बढ़ता बढ़ता इधर तक हो सकता है, दैट इज बीटा मैक्स। देखिए ना, अगर मान लीजिए इस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं तो बीटा इतना हुआ, ये भी इससे तो कम ही है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये वाला, ये इससे कम है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल इसके साथ है, उधर भी बीटा कम है। अगर मैं इसके जस्ट इस साइड वाले पॉइंट की बात करिए, अगर इस साइड वाले पॉइंट की बात करने लग जाऊं फिर भी बीटा कम है। मतलब किसी भी पॉइंट को उठा लूं मैं इस मोर सर्कल के ऊपर, ठीक है। ऑफ कोर्स हम अपर साइड की ही बात करेंगे, लोअर साइड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बन रहा अभी यहाँ पर। वैसे करने को कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, राइट। तो किसी भी पॉइंट को मैं उठा लूं, उसका जो ये बीटा होगा, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन दिस बीटा मैक्स, दिस बीटा मैक्स। और ये आपको नजर आ रहा है दैट दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो फेलियर उसी प्लेन के ऊपर हो रहा है वेयर बीटा इज बीटा मैक्स। और बीटा था क्या? इट वाज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन। तो इसलिए जो हमने यहां पर स्टेटमेंट लिखी थी वो यहां से जस्टिफाई भी हो गई, ठीक है, मोहर सर्कल से। तो इससे आपको ये पता लग गया दैट फेलियर विल अकर ऑन दैट प्लेन on which resultant stress on that plane is most inclined with normal of that plane. Beta is equal to beta max and this is also equal to 5, right? यहां से आपको दिख रहा है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रमाण आपके सामने है, राइट। बीटा इक्वल टू बीटा मैक्स इक्वल टू 5 इन आर केस। और इसको कहा जाता है इसलिए जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, बीटा मैंने आपको बताया था, बीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। इसी और फाई किसके इक्वल है? बीटा मैक्स के इक्वल, राइट। तो इसलिए फाई जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, इसको एक और नाम से जाना जाता है विच इज मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, फाई का दूसरा नाम मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी है। क्यों? आपके सामने है। बीटा को एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहा जाता है। फेलियर उस पे हो रहा है वेयर बीटा इज बीटा मैक्स, और मतलब बीटा मैक्स की वैल्यू होगी फाई। तो फाई को इसलिए क्या कहा जाता है? मैक्सिमम एंगल ऑफ बीटा, बीटा मतलब ऑब्लिक्विटी, मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। इसलिए फाई का ये वाला नाम भी है। अब ओल्डन डेज में फाई का एक और नाम था। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओल्डन डेज में जो बीटा है ना, बीटा मैक्स इक्वल टू 5, बीटा मैक्स इक्वल टू 5, बीटा तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, बीटा मैक्स इक्वल टू 5, उसका ओल्डन डेज में एक और नाम था एंड दैट वाज एंगल ऑफ रिपोज, राइट। इस ये भी मैं अभी, ये तो सारा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ग्रैनुलर सॉइल्स से हम बाहर नहीं निकले हैं, उसकी डिस्कशन ही कंटिन्यू है। ग्रैनुलर सॉइल्स की ही डिस्कशन कंटिन्यू है, उससे बाहर नहीं निकले हैं। नो, देखिए can clean it with this. ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ओल्डन डेज में ये था वैसे था।
अभी तो नहीं है, फिर मैं क्यों बता रहा हूँ कि ओल्डन डेज में ऐसे था, क्योंकि कई बार आईईएस के पेपर में ना ये टर्मोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि यूज़ फॉर ओल्डन डेज में जो टर्मोलॉजी थी उसके हिसाब से आप करिए। इसलिए जो भी रेलेवेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, आपको पता है। तो इन ओल्डन डेज, ओल्डन डेज मतलब जब ये जो हम आजकल थ्योरीज पढ़ते हैं ये अच्छी तरह डेवलप नहीं हुई थी, तब की बात है। इन ओल्डन डेज दिस फाई was also known as angle of repose। ठीक है, ओल्डन डेज में इस फाई को हम एंगल ऑफ रिपोज से भी जानते थे। हालांकि एंगल ऑफ रिपोज फाई के इक्वल नहीं होता, एंगल ऑफ रिपोज कुछ अलग चीज होती है। एंगल ऑफ रिपोज इज नॉट फाई। फाई और एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअल में दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि ओल्डन डेज में फाई को एंगल ऑफ रिपोज से भी जाना जाता था। अब ये एंगल ऑफ रिपोज है क्या, मैं कह रहा हूं कि ये अलग चीज है, तो ये अलग चीज क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो ये एंगल ऑफ रिपोज है इसके अगर मैं डेफिनेशन से बात करूं तो दिस इज द मैक्सिमम या स्टीपेस्ट एंगल, अगर टेक्निकल भाषा भी इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगा, राइट। स्टीपेस्ट, मैक्सिमम एंगल को स्टीपेस्ट एंगल भी कहेंगे स्लोप के विद रिस्पेक्ट टू बात करी जाए तो। दिस इज द स्टीपेस्ट एंगल एट विच मटेरियल कौन सा, ऑफ कोर्स कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, एट विच मटेरियल, और सॉइल ही कह देता हूँ, एट विच सॉइल ड्रॉप्ड through a natural process remains stable। मतलब कि हम एक हाइट से नेचुरल प्रोसेस से अगर सॉइल को गिराएं, ठीक है, तो वो एक हीप सी बन जाएगी, राइट। एक ऐसी हीप सी बन जाएगी, एक पहाड़ वाली शेप, तो जो जैसे हीप सी बन जाएगी, राइट। मैक्सिमम एंगल इस हीप का जो भी होगा दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज द स्टीपेस्ट एंगल। उससे कम एंगल पे तो स्टेबल होगी, बट स्टीपेस्ट एंगल, मैक्सिमम एंगल, स्टीपेस्ट एंगल एट विच सॉइल ड्रॉप्ड थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस रिमेन्स स्टेबल, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब एक्चुअल में इसका जो एक्सपेरिमेंट हम करते होते हैं, जनरली नहीं किया होगा आपने एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसका ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसका एक्सपेरिमेंट करना, पर इसका जो एक्सपेरिमेंट किया भी जाता है कोनिकल शेप का होता है, राइट, एक एपरेटस सा, उसको हम खोल देते हैं। उसको जब हम खोलते हैं तो एक छोटी सी ओपनिंग होती है नीचे, उसके थ्रू सैंड गिरती रहती है और नीचे एक हीप सी टाइप बन जाती है, और उस हीप का जो भी एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कह देते हैं। ठीक है, सिंपल ही है, इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसा होता है टेस्ट, वैसा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है, ब्रीफली बता दिया है। इससे ज़्यादा वैसे तो जो भी बताया मैंने ये भी ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। अब ये मैंने आपको बताया दैट फाई इज ऑल्सो, ओल्डन डेज में इसको हम एंगल ऑफ रिपोज का नाम भी देते थे, और एंगल ऑफ रिपोज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो मैंने अभी यहाँ पर लिख दी है, राइट। नाउ अब हमारी जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के विद रिस्पेक्ट टू एक डिस्कशन थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब आगे बढ़ने के नहीं, दैट आई विल सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हमको टाइम कितना हो गया। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दैट अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर हमको हो चुका है। तो इसके बाद जो भी हम अगले लेक्चर में हमारी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो अगला टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट लेंदी टॉपिक, इम्पॉर्टेंट एंड लेंदी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ अभी विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू वेरी मच for attending these beautiful lectures. Thank you very much.